हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब के इस चैनल में। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है उसी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसका चैप्टर नंबर 1 है और सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है। तो लगातार देख रहे हैं कि चाहे 10 हो, 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो भी आने वाले परीक्षा हैं, यानी कि जो भी परीक्षा हो रहे हैं उसके लिए खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को एनसीईआरटी कवर करना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगातार कर रहे हैं। इससे पहले केमिस्ट्री का हम लोग पढ़े थे, इसके बाद बायो का पढ़े थे जनरल चैप्टर, उसको भी आप लगातार पढ़ते रहिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है और इनका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इनके कंसेप्ट को समझेंगे और इनके सारे क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम लोग अच्छे तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 10 के लिए, फिर एक बार कहना चाहूँगा कि ये 10 के लिए इम्पोर्टेंट हैं ही। इसके साथ साथ आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसी से एकदम क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल में अभी देख रहे हैं ग्रुप डी का चल रहा है, इससे हूबहू क्वेश्चन एकदम इसी से लिए जा रहे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी लोग अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो लोग जुड़ गए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कब जब वीडियो अच्छा लगे तब लास्ट में आप लोग वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला करें कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहे जाते हैं। तो देखिए, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आर पार दिख जाए और प्रकाश भी आसानी से पार कर जाए, ठीक है। चलिए जो भी होगा उसको कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शी। जिससे आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि परावर्तन कोण होता है। देखिए, एक आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। तो सभी को हम लोग देखेंगे, आपतन बिंदु होता है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है कि आपतन परावर्तन कोण। देखिए, एक होता है आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो पहले आपतन कोण और परावर्तन को डिफिनेशन देने से पहले उसको डायग्राम के देखेंगे। देखिए, ये जो है एक रेखा खींचे, इस रेखा को हम लोग कलई कर दिए, कलई का मतलब पेंट कर दिए, और देखिए पेंट कर दिए तो इसको आपतन बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। देखिए इधर से एक रेखा आ रही है, ठीक है, और इससे रिफ्लेक्ट होकर इसको पार नहीं कर रही, इसी से रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी माध्यम में लौट जा रही है, ठीक है। तो जो आने वाली रेखा है उसको आपतन और जो जा रही है उसको परावर्तन कहेंगे, ठीक है। और एक इसमें होता है जो सीधी रेखा आ रही है वो एकदम इसी मार्ग पर लौट जाएगी, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को फिर से एक बार अच्छे तरह से बताते हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन रेखा हो गया, ये परावर्तन रेखा हो गया, ये अभिलंब हो गया, इसको लंब हम लोग कहते हैं, लंब हो गया। जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन परावर्तन कोण की बात करें तो देखिए, आपतन बिंदु पर आपतन किरण और अभिलंब, ये आपतन किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु पर आपतन किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी कि ई वाला जो कोण है ये आपतन कोण होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होता है? देखिए, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब, ये लंब को अभिलंब कहते हैं, तथा परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण, ये परावर्तित हो रही है, इसी माध्यम में लौट जा रही है तो इसको परावर्तित कहेंगे, तो परावर्तन कोण। यानी कि आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम? परावर्तन कोण। यानी कि ई वाला जो है होता है, क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। इसको आई से हम लोग डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। यानी कि आई बराबर आर होता है, जितना इसका एंगल होता है उतना ही इसका एंगल होता है, ठीक है। तो इससे जो भी है, इससे देखिए बहुत सारे हम लोग कॉन्सेप्ट समझे। क्वेश्चन था एक परावर्तन कोण, लेकिन इससे जुड़ी सभी जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग अच्छी तरह से कवर कर लिए, ठीक है। चाहे अपवर्तित किरण हो, चाहे आपतन बिंदु हो, अभिलंब हो, परावर्तित किरण हो, आपतन कोण हो, परावर्तन कोण हो। तो क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए,
आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, देखिए ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनेगा वो आपतन कोण बनेगा, न कि परावर्तन कोण। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है घ में कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। तो चलिए यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में मिल सकता है, तो ये अवतल दर्पण में होता है। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, बड़ा बनता है। एक कंडीशन में आभासी भी बनता है, ठीक है, उसको भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बस एक कंडीशन में इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन दे देता कि किस दर्पण में दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी, तो ये भी अवतल भी होता है, ठीक है, ये भी क्या होता, अवतल ही होता। तो चलिए हम लोग समझ लिए, आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाए। देखिए आभासी प्रतिबिंब आप लोग को अच्छी तरह से हम लोग पहले भी चर्चा किए इसके बारे में कि अवतल में भी बनता है, उत्तल में ही, अवतल में एक कंडीशन में बनता है, उत्तल में तो बनता ही बनता है, और समतल में भी बनता है। क्योंकि हम लोग का जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, वास्तविक तो होता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसमें तीनों दर्पण में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि एकदम फुल कंसेप्ट दे रहे हैं हम, एकदम आपको जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। तो आप लोग को हम बताए हैं, इसका ऑप्शन दिखाते हैं पहले, ऑप्शन पहले दिखाते हैं। पहला है कि समतल दर्पण, दूसरा है कि अवतल दर्पण, तीसरा है कि समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण, और चौथा है उत्तल दर्पण। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब देखना है। तो इसमें आभासी और छोटा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण बनता है। अगर यहीं आभासी और बड़ा की बात करता तो एक कंडीशन में अवतल दर्पण में बनता है ये प्रतिबिंब, आभासी और बड़ा, ठीक है। लेकिन आभासी और छोटा कह रहा है तो उत्तल दर्पण में बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। देखिए यहाँ पर मिलने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मिलने की बात कर रहा है। देखिए मिलने की बात कर रहा है, एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। जब मिलने की बात किया जाए तो वो क्या होगा, वो अवतल दर्पण होगा। अगर वहीं से एक बिंदु से होकर जाती हुई होगा तो वो वहाँ पर होगा उत्तल दर्पण। एक बिंदु पर मिल रहा है, देखिए मान लेते हैं कि एक सेंटर है, एक बिंदु है, एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, तो क्या हो गया, एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है, तो वो होगा क्या, अवतल दर्पण, उसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन एक बिंदु से अगर कहा देगा जाते हुए तो ये होगा उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको अभिसारी और अपसारी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए कहाँ पर स्थित होने पर, मानते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मतलब है कनकेव, उसको कहते हैं कनकेव, ठीक है। अवतल दर्पण की चर्चा करना है तो अवतल दर्पण कनकेव हो गया, यहाँ से मुख्य अक्षीय हो गया। और कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। देखिए तो अनंत से इसका आंसर होगा, देख लेते हैं कैसे अनंत से होगा। देखिए कोई किरण अनंत से आ रही है तो फोकस से यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर सेंटर ये सी हो गया, ठीक है। तो कोई भी वस्तु एफ से आएगी तो सेंटर अनंत से आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। और जो वस्तु का है, एक वस्तु का है कि जो अनंत से आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो फोकस से आ रही है तो अनंत से गुजरेगी, इस कंडीशन के। और सी पर के जो भी सी फोकस का सेंटर का है सेंटर पे ही गुजरेगी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 7 का अनंत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर r/2 होता है। r/, क्या होता है,
2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है, यानी कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, तो वक्रता त्रिज्या के आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब जिसको कहते हैं की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है। देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की कह रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। मान लेते हैं यही ना पोल है और ये अवतल दर्पण हो गया, कलई कर दिया इधर, ठीक है। यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पर हो गया सी। तो हम आज पीछे चर्चा किए हैं कि एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वही एक कंडीशन है कि जब भी फोकस और पोल के बीच यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाएगा तो उस स्थिति में आभासी बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बस यही कंडीशन है, बाकी सब में वास्तविक और छोटा बनता है, वास्तविक और छोटा, लेकिन इस कंडीशन में आभासी और क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो यही एक कंडीशन है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको भी समझ लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा इस कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति, अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग, वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी, तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा जब दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब आभासी स्थिति में बनेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा हुआ प्रतिबिंब लगा हुआ दर्पण कैसा होता है, ठीक है। तो मोटर गाड़ी जब देखते होंगे कि मोटर गाड़ी जो होता है उसमें क्या होता है कि साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वाहन है, 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी है, उसमें एक साइड मिरर के रूप में ऐनक टाइप का लगा रहता है। तो उसी ऐनक में कौन सा दर्पण होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, तो उत्तल दर्पण। यही अगर वाहन की हेडलाइट की बात किया जाए, हेडलाइट की अगर बात कर देता तो वो अवतल दर्पण हो जाता, ठीक है। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, वाहन के हेडलाइट में तो अवतल दर्पण। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और भी बता देते हैं कि अवतल दर्पण के और सा प्रयोग होता है, कान, नाक, गला, दांत, इस सब की जांच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए वहाँ पर पूछा था अवतल दर्पण में, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी पूछा था उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो काल्पनिक और सीधा। और फिर एक बार क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा हो, तो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है, यहाँ पर दर्पण बताना है कि कहाँ होगा या किस दर्पण में होगा, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन समतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। ये कंडीशन किस किस में होता है, समतल में भी। देखिए कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। तो आप लोग दर्पण में भी देखें कि सीधा प्रतिबिंब आप लोग का मिलता है, ठीक है। तो दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। अब अभी तुरंत चर्चा हुआ है कि उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, यानी कि अवतल दर्पण में नहीं होगा। बस किस किस में होगा, तो समतल में होगा और उत्तल में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए ए बराबर r/2 सत्य है। तो ए बराबर r/2 का हम चर्चा अभी तुरंत किए हैं कि एफ बराबर r/2 का होता है फोकस, जो क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध बताना है कि कौन सा संबंध सही है। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो होता है संबंध ये दोनों दर्पण के लिए है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। तीसरा कह रहा है कि उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों के लिए। देखिए बिल्कुल सही है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए है। ये हो चाहे दर्पण सूत्र भी हो, आगे आएगा दर्पण सूत्र, उसका भी चर्चा किया जाएगा। तो वह भी है
जो कि दोनों कंडीशन के लिए होता है, उत्तल या अवतल दोनों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आरेख दिया है, डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम में हमको बताना है कि कौन सा इसमें डायग्राम सही है। तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। देखिए समतल है, तो अभिलंब, जो भी अभिलंब वाला चर्चा किए हैं हम, तो अभिलंब वाला जो भी आएगा उसी मार्ग में लौट जाएगा। तो ये इस मार्ग में लौट रहा है, तो ये गलत है। ये भी देखिए कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। और देखिए ये जब भी समानांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, न कि सेंटर से नहीं गुजरता है। देखिए ये कंडीशन, फोर्थ वाला कंडीशन सही है। देखिए जो भी सेंटर से वस्तु जा रही है, रेखा जा रही है, वो सेंटर पर लौटेगी, ठीक है। जो अनंत से आ रहेगा वो फोकस से, जो फोकस से जा रहा है वो क्या होगा, अनंत से गुजरेगा, ठीक है। फोकस से जा रहा है तो वो अनंत से गुजरेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, देखिए ऋणात्मक किस कंडीशन बनता है, तो आप लोग को बता देते हैं कि जब भी अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, उसमें आवर्धन ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और उत्तल होगा, उत्तल, तो इसमें होगा पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अवतल में निगेटिव और उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, तो स्वाभाविक बात है, अगर उत्तल रहता तो सीधा बनता, लेकिन निगेटिव जैसे ही दे दिया तो अवतल की चर्चा कर दिया। जब अवतल कर दिया तो उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पर सीधा नहीं होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर दिया वस्तु से बड़ा, सीधा, उल्टा, तो उल्टा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब उसी से रिलेटेड मान लेते हैं, ये भी बहुत आपके लिए उपयोगी है, फिल इन द ब्लैंक के रूप में दिया है, लेकिन ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि प्रकाश डैश में चलता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश किस माध्यम में, तो एक डैश में चलता है, तो सरल रेखा में चलता है। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, पहला कैंसर हो जाएगा सरल रेखा, सरल रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश किस माध्यम में चलता है, तो सरल रेखा में चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु कैसा होगा। तो स्वाभाविक बात है, जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होगा तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा। तो यहाँ पर दूसरा का आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा का समतल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा में डैश प्रतिबिंब के पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है। तो किस दर्पण को पर्दे पर, या किस प्रतिबिंब को पर्दे पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर काल्पनिक रहेगा तो पर्दे पर कहाँ से प्राप्त होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तीसरा का क्वेश्चन हो जाएगा वास्तविक, ठीक है। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, जो लोग देखिए ध्यान से देखिएगा तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसके बराबर होगा, तो परावर्तन कोण। पीछे भी हम लोग चर्चा किए हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ये आपतन बिंदु हो गया, यहाँ पर आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये वाला आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसको आई से सूचित करते हैं तो आई बराबर आर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण का बराबर होता है। यहाँ तो परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को, देखिए गोलीय दर्पण से ध्रुव के फोकस की दूरी को तो फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। आप लोग चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो किस में बनेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे कौन सा,
चलिए, तो यहाँ पर हो जाएंगे डैश। दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो किस में बनते हैं? तो ये अवतल में बनते हैं। किस प्रकार के दर्पण में? तो अवतल दर्पण बनते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से समझें कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। सभी कंडीशन में वास्तविक बनते हैं और एक कंडीशन में जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु तो उसमें क्या बनते हैं? तो वो आभासी बनते हैं। ठीक है, आभासी और बड़ा बनते हैं। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ जाएगा? अवतल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की कितना होगी? तो देखिए हम लोग पहले पढ़े थे एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या आधी होती है, लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर दुगनी हो जाएगी, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी, तो r बराबर क्या होगा? 2f हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ लिए अच्छी तरह से। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला 7 भी कर लिए, अगला क्वेश्चन 8 करते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम सही बात है, यहाँ पर आभासी हो जाएगा। किसमें? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यहाँ पर आभासी बनते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे। अवतल दर्पण होगा तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन उत्तल होगा तो आभासी बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9 को देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कैसे हो जाएगा? समांतर निकलती है। आप लोग को इस कंडीशन में बताए हैं कि किस दर्पण किस में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन, ये मान लेते हैं कि ये दर्पण है, फोकस यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, तो इससे आपतित हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पर आपतित हो रही। तो ये परावर्तन जब होगा, जब भी परावर्तन होगा तो ये किस से? समानांतर में निकल रही है। देखिए यहाँ पर समानांतर निकल रही है, यहाँ से जा रही है और यहाँ पर देखिए समानांतर निकल रही है। ठीक है, तो फोकस दूरी से जाएगी तो समानांतर हो जाएगी, अगर समानांतर से आएगी तो फोकस दूरी से होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर समानांतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां, देखिए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार कर रहा है। देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो चिन्ह परिपाटी का एक वीडियो सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, उसमें आप लोग को अच्छी तरह से समझा देंगे हम कि चिन्ह परिपाटी किस कंडीशन में कैसा होता है, कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। देखिए चिन्ह परिपाटी कोई ज़्यादा भार वाला अर्थी नहीं है, यही चिन्ह परिपाटी है। इसी में जो निर्देशांक ज्यामिति जो लोग पढ़े हैं वो अच्छी तरह से समझ लेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसमें चिन्ह परिपाटी को अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर धनात्मक। अगला देखते हैं 11। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण के किस से? ध्रुव से मापी जाएगी। जब भी दूरी मापी जाएगी तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 11 का ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए अवतल दर्पण की कंडीशन में हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो फोकस दूरी की बात किया जाए, चाहे त्रिज्या की बात किया जाए, चाहे यू की बात की, ये सब निगेटिव होता है। ठीक है, चाहे आर की बात किया जाए, यू की बात की, ये सब निगेटिव होता है, तो इसलिए फोकस दूरी ये सब ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं? तो ये आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। आवर्धन का धनात्मक मान डैश प्रतिबिंब इंगित करता है। तो कौन सा प्रतिबिंब इंगित करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब हो जाएंगे, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आवर्धन का धनात्मक मान, देखिए आवर्धन का यहाँ पर कौन क्वेश्चन देखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। चलिए सही बात है, आवर्धन का जो धनात्मक मान है इसमें आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आभासी करेगा क्योंकि आवर्धन का जब भी पॉजिटिव मान होगा तो उत्तल दर्पण में होगा, और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी इंगित करता है। ठीक है, अगर जैसे ही निगेटिव की बात की जाए तो वह अवतल दर्पण में होता है, और उसमें दोनों कंडीशन हो जाएंगे, वास्तविक और आभासी दोनों हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर आभासी उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन सा दर्पण, तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का आप लोग पढ़े होंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि ये सभी ऊर्जा को क्या करता है, एक जगह लाने की कोशिश करता है, यानी कि एक सेंटर पर लाने की कोशिश करता है, सभी ऊर्जा को एक जगह लाने की कोशिश करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 32 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले फोकस दूरी बताना है। तो ए बराबर जानते हैं आप लोग कि r/2 होता है। तो कितना हो जाएगा 32/2, यानी कि कितना 16 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है या बन सकता है केवल एक डैश में, तो किस में, अवतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 17 का क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अच्छे तरह से इसको कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग अच्छे तरह से देखिए, और जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगला टॉपिक यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। धन्यवाद।